नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी 360 में। मैं हूं मनीषा गुप्ता। बात करेंगे आज यहां पर खाने के तेलों की, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में पाम तेल की कीमतें 8 महीने के हाईज पर हैं। मलेशिया में पाम प्राइसेस 4160 रिंगिट के करीब हैं। क्या है कारण, कितनी तेजी ये रह सकती है बरकरार, भारतीय बाजारों पर कितना असर है और इंपोर्ट्स की पिक्चर अब कैसी नजर आती है, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं साइम डाबी ऑयल मलेशिया के COO संदीप भान। संदीप नमस्कार, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। और क्लियरली पाम तेल चर्चा में है, खबरों में है, काफी बुलिश भी है। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम हम ये बात कर रहे थे कि ये 4000 कब क्रॉस करेगा, और जैसे ही क्रॉस हुआ है आगे की जो बुल रन है वो बहुत आसानी से आती रही। कैसे देखते हैं आप मलेशिया इंडोनेशिया के स्टॉक्स एज ऑफ नाउ, और उसका कितना इंपैक्ट है प्राइसेस पर? थैंक्स मनीषा फॉर हैविंग मी। अभी जो लेटेस्ट में अभी रिपोर्ट इशू हुई थी MPOB की, उसमें उन्होंने स्टॉक्स दिखाया क्लोज टू 1.9 मिलियन टन। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दैट इज द स्टॉक फिगर जो हमारे CPO के है, जो इंडिया मैक्सिमम इंपोर्ट करना चाहता है, इज ओनली 1 मिलियन टन। ये 1 मिलियन टन स्टॉक ऑफ CPO पूरी एंटायर कंट्री में है, मलेशिया में। एंड फिजिकली आउट ऑफ दिस 1 मिलियन टन, लोकल रिफाइनर्स को भी करीब 1 मिलियन टन ऑयल चाहिए रिफाइन करने के लिए। एंड दैट टू with 1 million ton, they can only do a processing of 30 to 40% capacity utilization. And out of this 1 million, India के लिए export करने को भी minimum 3 लाख टन चाहिए. So there is a huge mismatch between supply and demand. और दूसरा क्या हुआ था, India slowed down heavily in February. आपने अगर देखिए recent report देखिए कि only 500,000 ton import करा है India ने palm oil, but this palm oil palm oil was because soft oil का import in purchases India ने बहुत करा। By buying soft oils, India bought February March shipment जिसका arrival April में है, and it gave a gap for nearby. इस nearby में अभी India के पास options were very limited because there was no local availability and India was heavily dependent on palm now, और palm यहाँ पे उतना available है नहीं, which gave a kind of a bull run to the market, and which was followed up by the recent conference, which was one of the world's biggest palm oil conference. उसमें सारे speakers ने bullish ही बताया। Virtually there was nobody who said anything bearish in the market, and that also impacted the market, and it was very quick from 4000 से 4200 तक ले गए इसको। But now at 4200, price markets have factored in everything. Situation of stocks still remains very tight. Till April, we are still going to see slowdown in CPO production, but April के बाद से ये stocks बढ़ना चालू हो जाना चाहिए, production pickup आना चाहिए. Another major factor for dollar terms price increase was strengthening ringgit. Ringgit at the 2 months back, it was trading at the all-time weak of 4.8 against the dollar, which is now 4.68. That also made US dollar terms price increase. एब्सोल्युटली। एक और इंपॉर्टेंट चीज, जैसे आपने कहा संदीप की, एज ऑफ नाउ 4200 के लेवल्स पे सारे के सारे बुलिश फैक्टर्स फैक्टर इन हो चुके हैं। अब यहां से किस तरह की प्राइस मूव देखने को मिलेगी? और दूसरा, क्योंकि राइवल ऑयल्स हल्के से ऑन द वीकर साइड है, आपको लगता है जो ये डिस्क्रिपेंसी है जहां पर पाम ज्यादा एक्सपेंसिव है, बाकी सॉफ्ट ऑयल्स ऑन द चीपर साइड है, ये कब तक करेक्ट होती हुई नजर आएगी? See, this is a big perceptual change in the market. Palm को पहले हम सारे देखते थे as a cheaper alternative, but palm has now proved it's no more a cheaper alternative. Palm is maintaining its status of being the most expensive oil, particularly the CPO. अब CPO की रैली से soft oils को support मिल रहा है। सोयाबीन ऑयल जो 860, 890, even $900 तक ट्रेड हो रहा था, that has also jumped to now $970, $980, is driving strength from bullish palm market scenario. All right. But again, all these oils are now trading at a peak. संदीप, कंजम्पशन एक चीज है यहाँ पर, और दूसरा जो ये बायोफ्यूल मैंडेट्स हैं उसका भी काफी सपोर्ट हमने पाम को पिछले कई महीनों में आता हुआ देखा है। आपको लगता है ये एक और फैक्टर है जो यहाँ पर लगातार सपोर्ट करेगा? ये फैक्टर तो मेजर फैक्टर है, and it will remain there. We are only going to see more and more demand of biofuels, particularly in palm biodiesel. It's going to grow only. संदीप, जो दूसरा यहाँ पर बात है डिफॉरेस्टेशन का लेके, जो EU रेगुलेशंस हैं, बाजार की नजर वहां पर भी है, क्या कुछ इसका इम्पैक्ट आगे जाकर देखने को मिल सकता है? In terms of CIF Rotterdam market, yes, वहां पे market is sharing the concern of supply chain of EUDR compliant oil. Malaysian and Indonesian companies are trying to meet that requirement, which many of us are preparing for it. But in European market में वो बहुत बड़ा concern है आज की तारीख में कि क्या ये supply chain meet हो जाएगी
बिफोर 31st दिसंबर, बिकॉज वो लागू 1 जनवरी 2025 से होने वाला है। संदीप, अब जैसे आपने कहा कि जिस तरह से पाम तेल में तेजी है उसका असर हमने बाकी खाने के तेलों पर भी आता हुआ देखा है और शायद ये कुछ टाइम तक सस्टेनेबल भी है जैसे आपने कहा गोइंग फॉरवर्ड। लेकिन अगर ये क्वार्टर छोड़ दें, अगले क्वार्टर की अब यहाँ पर बात करें, किस तरह से आप ट्रेंड्स फिर यहाँ पर बनता हुआ देखते हैं एडिबल ऑयल्स के बीच में, और अब यहाँ से क्या प्राइस परसेप्शन या प्राइस फोरकास्ट है? देखिए, if we see the futures market, again nearby months are trading at 4200 and month on month का inverse जो है वो close to 100 ringgit discount है for each month. So that indicates that supply tightness is in nearby months. Forwards, supply is going to grow and palm is trying to keep itself lower than soft oil so that it doesn't lose more demand. और इंडिया की डिमांड कैसे देखते हैं आप? आपने ऑफ कोर्स मेंशन तो किए ही वो नंबर्स, लेकिन जिस तरह से पिछले 2 महीने में हमने वीकर इंपोर्ट्स आते हुए देखे हैं पाम के, वो कितनी जल्दी टर्न अराउंड होता हुआ देखते हैं, और ओवरऑल किस तरह की पर एनम डिमांड की एक्सपेक्टेशन या कैलकुलेशंस आप कर रहे हैं? देखिए, नियर बाय में आज भी इंडिया इज आस्किंग फॉर पाम ऑयल. वी आर सीइंग अ वेरी गुड बाइंग फ्रॉम इंडिया, बट अनफॉर्चुनेटली देयर इज नॉट मच ऑफ एन ऑयल अवेलेबल यहाँ पे जो हम शिफ्ट कर सके. ये दिस इज टू मीट अ शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट. फॉरवर्ड मंथ्स में इंडिया ने अप्रैल मई जून में अच्छी बाइंग करी है सोयाबीन ऑयल, व्हेन सोयाबीन ऑयल वाज $30-40 डिस्काउंट टू पाम ऑयल. At that time, that entire purchase of soybean oil or sunflower oil was at the cost of palm oil. जो palm oil का import हो रहा था 8 से 9 लाख टन every month in last 1 year, we are seeing that going to drop sharply to 500 to 600,000 tons for next 3 to 4 months. क्योंकि इंडिया की जो buying till जून तक है, that is at the cost of palm, and palm will have that impact of losing 200 to 300,000 tons in April, May, June. But we are prepared for that. ऑल राइट संदीप, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए और वो कंप्लीटली हमें खाने के तेलों के बारे में बताने के लिए. ऑफकोर्स पाम यहाँ पर काफ़ी बुलिश है, नियर टर्म में बुलिश रहने की उम्मीद भी है. और जैसे संदीप कह रहे थे कि इन्वेंट्रीज कमज़ोर हैं, अप्रैल के बाद ऑफकोर्स ये सिचुएशन चेंज हो सकती है, लेकिन बायोफ्यूल मैंडेट है जो एक बहुत बड़ा फैक्टर यहाँ पर लगातार आपको वॉच करना होगा. और एक और चीज़ है वेदर, जो ऑफकोर्स यहाँ पर काफ़ी अनसर्टन रह सकता है आगे जाते हुए भी. तो वो एक और चीज़ होगी जो अप्रैल के बाद हमें देखनी होगी कि वहाँ से किस तरह के क्यूज़ आते हैं. तो ये तो बात हुई यहाँ पर पाम तेल की, लेकिन एक और कमोडिटी जिसमें अच्छी खासी बढ़त बनी हुई है वो है हल्दी. हमने ऑल टाइम हाईज के करीब यहाँ पर कारोबार होता हुआ देखा है. अपर सर्किट्स पे यहाँ पर तेजी है और बाजार को अब ये मानना है कि यहाँ से और बढ़त हम मार्केट्स में आता हुआ देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्शन कम है, कैरी फॉरवर्ड भी यहाँ पर कमज़ोर है और कंजम्पशन हायर साइड रहने की उम्मीद है. हमने बात की थी मनोहर सारदा फूड्स के डायरेक्टर हार्दिक सारदा से, जानते हैं उन्होंने क्या कहा था इसके बारे में. हल्दी के भाव अब लगभग क्रॉप और डिमांड सप्लाई पर निर्भर करेंगे. हल्दी की जो भाव थे, पीक सीजन था, वो सांगली और निजामाबाद जो सबसे पहले अराइवल आती है, उसकी अराइवल लगभग 60 से 70% अराइवल आ चुकी है. वो अराइवल इतनी बड़ी आने के बावजूद भी हल्दी में लगभग 40 से 50 रुपए किलो बढ़ गया है, क्योंकि जो फसल बुआई कम हुई थी 25 से 30% और बारिश कम ज्यादा होने के कारण से जो ईल्ड आना चाहिए था वो 15 से 20% ईल्ड कम आया है. तो पिछले साल के क्रॉप के मुकाबले आने वाला जो फसल है वो 50% के ऊपर नहीं आने की संभावना सभी को पक्की हो गई है. और अब जो सबसे बड़ा फसल आएगा वो आएगा मराठवाड़ा का. तो मराठवाड़ा का भी हार्वेस्टिंग चल रहा है, किसानों ने सीडिंग निकालना चालू हुआ है, तो उसकी भी रिपोर्ट अब आना चालू हुए हैं कि 15 से 20% उसमें भी ईल्ड जो है वो कम आने की आशंका पक्की हो रही है. तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो लगभग 30 से 40 रुपए किलो ये 10 दिन में बढ़ गया है. रिएक्शन की बहुत जरूरत है, रिएक्शन से बाजार मजबूत होता है. तो अब जितने भी पाइपलाइन है, पाइपलाइन लगभग खाली है. पिछले साल के मुकाबले जो गवर्नमेंट के पास 10 लाख पूरी माल पड़ा हुआ था स्टॉक के अंदर, वो पूरा स्टॉक खत्म हो चुका है. पिछले साल ओलियोरिजन प्लांट की डिमांड लगभग ना के बराबर 0 थी. वो इस बार ओलियोरिजन प्लांट वाला की कर्क्यूमिन की डिमांड लगभग पूरी आ चुकी है. जहां गुंडलपेट का एरिया है, तमिलनाडु का एरिया है, वो पूरा 5 से 6 लाख बोरी का फसल लास्ट ईयर जो डोमेस्टिक मार्केट कंजम्पशन में आया था, वो पूरा फसल कर्क्यूमिन प्लांट वाले के कंजम्पशन में जा रहा है. ऐसा देखा जाए तो इस पिछले साल लगभग 1 करोड़ बोरी टोटल फसल आया हुआ अनुमान है. तो नेक्स्ट ईयर ये जो 2024 का फसल है, ये 50 लाख बोरी के ऊपर फसल नहीं आने का अनुमान है. और जो दिसंबर एंड जनवरी एंड के आजू बाजू हम कैरी फॉर स्टॉक निकालते हैं, वो 25 से 30 लाख बोरी का कैरी फॉर स्टॉक दिखाई दे रहा है. अब ये दोनों देखा जाए तो सेलिंग सेंटर के अंदर जयपुर, ग्वालियर, दिल्ली, यहाँ पे भी पिछले साल के मुकाबले स्टॉक कम हुआ है. अब ये सब कुछ देखने के बाद में 1 करोड़ 5 लाख, 1 करोड़ 10 लाख बोरी की अपनी खपत और सप्लाई
प्रोडक्शन सेंटर और कैरी फॉरवर्ड का 80 लाख बोरी और सेलिंग सेंटर का भी पकड़ा जाए फिर भी 15 लाख, तो 95 का सप्लाई होता है। ऐसा देखा जाता है कि कभी भी 15 से 20 लाख बोरी डेड स्टॉक रहता है, जो कि ना के बराबर दिखता ही नहीं। हर सेंटर तो अपने को डिमांड सप्लाई के हिसाब से लगभग 20 लाख बोरी शॉर्टेज 2024-2025 में दिखाई देगा। और सबसे बड़ी बात ये होगी कि जो किसान को आकर्षण होगा हल्दी लगाने के लिए, क्योंकि हल्दी के भाव बहुत बढ़िया है, तो किसान जो इस फसल का सीड घर में रखेगा उसमें भी 5 से 7% क्रॉप कम होने की आशंका है। ये सारे देखा जाए तो 2024 अपने पिछले साल से बात करते आ रहे हैं कि अपना 2024-2025 यह हल्दी का राम राज्य, हल्दी का सुवर्ण काल और हल्दी के भाव पिछले 10-20 पीढ़ियों में किसी ने नहीं देखा होगा। ऐसे भाव ये 2024 और सबसे बड़ी जो भाव आएंगे एनसीडीएस के कॉन्ट्रैक्ट हो या कोई फ्यूचर भाव हो, हर 2 महीने में हल्दी का भाव अपने अपने स्तर से ऊपर होते जाएगा, निचला स्तर छोड़ते जाएगा। ट्रेड के लिए तो काफ़ी बेहतरीन स्थिति है एज ऑफ नाउ, किसानों के लिए भी अच्छी खासी न्यूज़ है, लेकिन कंज्यूमर्स के तहत अगर आप हल्दी खरीद रहे हैं तो क्लियरली हल्दी के भाव पिछले 3 महीने में हमने यहाँ पर करीब और इसी साल की अगर बात करें तो करीबन 30% तक चढ़ते हुए देखें और हल्दी आगे जाकर और महंगी हो सकती है, ऐसा इंडस्ट्री का कहना है। लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक का समय है। जब लौटेंगे तो जोड़ेंगे अपने साथ पृथ्वी फिनमार्ट के मनोज जैन और गंगानगर कमोडिटीज़ के अमित खरे को, जानेंगे उनसे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज। और एग्री कमोडिटीज की कर रहे थे तो टॉप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज भी पहले यहीं पर ले लेते हैं। मनोज जी, कैसे देखते हैं आप हल्दी के प्राइसेस जहां पर काफी बुलिशनेस है बाजार में, और बाकी एग्री स्पेस में आपकी टॉप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कहां है? नमस्कार मनीषा जी, बिल्कुल हल्दी में ओवरऑल ट्रेंड यहाँ पे पॉजिटिव है, लेकिन जैसे कल भी हमारी बात हो रही थी तो हमने बोला था कि 20,000 के स्तर के आसपास एक बार मुनाफा वसूली देखने को मिलेगी, और वो लेवल से हम देख रहे हैं कि लगभग 1,000 से 1,200 रुपए की गिरावट आज देखने को मिली है। तो अभी यहाँ पे अगर हम पिछले फसल वर्ष से बात करें तो 6,500 के आसपास के भाव थे और अभी हम लगभग 20,000 के स्तर को टेस्ट कर चुके हैं। तो 200% की बढ़त पिछले फसल वर्ष स्टार्ट होने से ये फसल वर्ष तक इस कमोडिटी में आ चुकी है। तो अभी यहाँ पे ओवरऑल ट्रेंड बिल्कुल पॉजिटिव है, लेकिन फ्रेश बाइंग के लिए थोड़ा गिरावट का यहाँ पे इंतजार करना चाहिए। हमारा मानना है कि थोड़ा ओवरबॉट जोन में काउंटर है, इसलिए फ्रेश बाइंग के लिए थोड़ा वेट करें। कहीं भी कीमतें फिर एक बार 17,000 16,700 के रेंजेस में आए तो वहां पे बाइंग की रणनीति बनाना चाहिए। अभी यहाँ ये काउंटर से दूर रहने की सलाह रहेगी। वहीं एग्री में अगर बाकी रणनीति की बात करें तो कॉटन सीड ऑयल के ऊपरी लेवल से आज एक अच्छा करेक्शन इस कमोडिटी में देखने को मिल रहा है। 2,700 2,690 ये स्तर मिलते हैं अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट में, तो फिर एक बार यहाँ पे बाइंग की सलाह रहेगी 2,660 के स्टॉप लॉस से। ऊपर में हमारा मानना है कि 2,700 70-80 ये 1 से 2 दिन में देखने को मिल सकता है। वहीं अगर बाकी और भी दूसरी कमोडिटी की बात करें तो कैस्टर सीड वायदा यहाँ एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है, लेकिन निचले स्तरों पर सपोर्ट्स बने हुए हैं। तो यहाँ भी 5,820 के स्तर पर बाई की सलाह रहेगी अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट में, 5,780 के स्टॉप लॉस से। ऊपर में 5,880 से 5,900 तक के लक्ष्य रखे जा सकते हैं। राइट, तो खरीदारी की राय यहाँ पर काफ़ी हद तक एग्री कमोडिटीज़ में आती हुई, और हल्दी में डिप्स की खरीदारी अभी भी यहाँ पर है, लेकिन करेक्शन का इंतजार यहाँ पर ज़रूर करें। अमित, एग्री से ही आपसे भी शुरुआत करना चाहेंगे, आपकी टॉप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज यहाँ कहाँ है? जी नमस्कार मनीषा जी, मेरा ट्रेड रहेगा जीरे के ऊपर। जीरे का ट्रेंड ओवरऑल देखा जाए तो काफी बेरिश है। प्राइसेस लगभग 64,000 के आसपास से घटे और अभी 25,500 के आसपास बहुत चल रहे हैं। कल की ट्रेडिंग सेशन में अगर 26,000 के आसपास अप्रैल वाला जीरा मिलता है तो उसमें एक फ्रेश दिखवाली का ट्रेड ट्रेडर्स कर सकते हैं। 24,000 तक के टारगेट मेरे को लगता है नियर टर्म में जीरे में देखने को मिल सकते हैं। 27,000 के ऊपर का स्टॉप लॉस लेते चले। क्योंकि ग्वारशीट ग्वारगम की बात करूं तो ये भी काउंटर काफी बेरिश नजर आ रहा है। ओवरऑल सेल और राइस की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। ग्वारशीट अप्रैल वायदा की अगर मैं बात करूं 5320 के आसपास अगर प्राइसेस कल मिलते हैं तो वहाँ पे दिखवाली का ट्रेड लेके चले। 5400 रुपए के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाकर नीचे में 5200 से लेके 5150 तक के टारगेट रख सकते हैं। वहीं पे देखा जाए तो हल्दी की हम बात करें तो हल्दी में काफी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। आज ही लाइफ टाइम हाई 19,700 के आसपास का इसने बनाया और अभी प्राइसेस वहां से लगभग 1000 रुपीज करेक्ट होकर 18,700 के आसपास चल रहे हैं। कल के सेशन में अगर प्राइसेस 18,000 के आसपास मिलते हैं तो 17,500 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ इसमें एक फ्रेश खरीदारी का ट्रेड में रिकमेंड करूंगा। ओवरऑल हल्दी मेरे को लगता है काफी अच्छा मोमेंटम इस बार दिखाएगी और 22,800 तक के टारगेट भी हल्दी में देखने को मिल सकते हैं।
ऑलराइट, तो एक हल्दी डेफिनेट बाय है यहाँ पर, कुछ करेक्शन का इंतजार करें, लेकिन डायरेक्शनल ट्रेंड यहाँ पर ऑन द हायर साइड ही है। बात अब अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की कर लेते हैं और मनोज जी यहाँ पर आप क्या देखना चाहेंगे, क्योंकि ऑल टाइम हाई से सोने में थोड़ी सी स्टेबिलिटी आई है, मेटल्स में भी पिछले कई दिनों की तेजी के बाद हल्की मुनाफा वसूली या फिर स्टेबल ट्रेंड्स हैं। आपकी टॉपिक्स यहाँ कहाँ हैं? अगर प्रीशियस मेटल्स की बात करें तो यहाँ पे मार्केट जो है आज यूएस के इन्फ्लेशन के नंबर्स का वेट कर रहा है, और उसी के चलते हम देख रहे हैं कि कल से मार्केट एक बहुत ही सीमित दायरे में कारोबार कर रहा है। गोल्ड में हमारा मानना है कि थोड़ा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग शाम के सत्र में देखने को मिल सकती है, तो अगर लॉन्ग की पोजीशन होल्ड कर रहे हैं तो मुनाफा वसूली की सलाह रहेगी। सोना यहाँ एक बार फिर 65,400 65,300 तक के स्तर दिखा सकता है। चांदी में हमारा मानना है कि डिप्स में बाय करके चलना चाहिए, 74,000 से 73,800 के स्तर मिलते हैं, तो वहां पे निश्चित रूप से बाय करके चले। 73,300 का स्टॉप लॉस रखे। अगले 1 से 2 दिन में यहाँ 75,000 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। एंड अमित, आपकी टॉप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज कहाँ हैं, अगर मेटल्स और एनर्जी दोनों को ही कंबाइन करके देखें तो? मेटल्स की अगर मैं बात करूँ तो कॉपर काफी अट्रैक्टिव अभी मेरे को दिखाई दे रहा है। अभी शॉर्ट टर्म के लिहाज से मैं बात करूँ तो 735 के आसपास इसमें खरीदारी का ट्रेडर्स को लेके चलना चाहिए। अभी शॉर्ट टर्म में 748 और 755 तक के टारगेट इसमें देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस की अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, जो कि 726 के आसपास का है, तो 726 के ऊपर जब तक प्राइसेस सस्टेन है तब तक इसमें कंटिन्यू बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपनानी चाहिए 745 और 758 के लिए। वहीं पे क्रूड ऑयल की अगर मैं बात करूं तो 6430 रुपए आज का इंट्राडे का लिहाज से ये बाय का लेवल है। नीचे में स्टॉप लॉस 6360 के नीचे का रखें, ऊपर में 6550 तक के टारगेट इंट्राडे में क्रूड ऑयल में देखने को मिल सकते हैं। ऑलराइट, तो कुछ मुनाफा वसूली यहाँ पर सोने चांदी में, मेटल में खरीदारी की राय, और एनर्जी एक सस्टेन्ड स्टेबिलिटी आपको यहाँ पर अपनी स्क्रीन्स पर दिखाता हुआ। बहुत शुक्रिया मनोज जी, अमित, आप दोनों का ही साथ जुड़ने के लिए। अब इसी के साथ एक ब्रेक का समय है, लौटेंगे तो लेकर आएंगे आवाज समाचार।